नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है जय बजरंग इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि मैंने कहा था आपसे कि मैं आरबीआई के एमसीक्यू कराऊंगा साथ ही साथ में। तो चलिए चलते हैं हम। एमसीक्यू कुछ ऐसे हैं, सत्य कथन पहचानिए। इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अपना, बैंक रेट हमेशा एमएसएफ के बराबर होता है क्या? आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से पैसा उधार लेती है। साल में 6 बार मौद्रिक नीति बनती है। मौद्रिक नीति केंद्र सरकार बनाती है। मैंने आपको सारा टॉपिक पढ़ाया हुआ है। यदि आपने जरा सा ही पढ़ा होगा तो आपके सारे के सारे सवाल सही होने वाले हैं। जैसा कि बैंक रेट और एमएसएफ हमेशा बराबर होते हैं, बिल्कुल बात सही है। आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से पैसा उधार लेती है? नहीं, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को पैसा उधार देती है। तो ये वाला कथन हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला कथन हमारा गलत हो जाएगा और ये वाला कथन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद साल में 6 बार मौद्रिक नीति बनती है। जैसा कि मैंने बताया था कि हर 2 महीने बाद चेंज होती है। तो अभी हमने जो आपको डाटा बताया था 8 जनवरी का बताया था, अब मार्च में जो आएगा 8 मार्च को ये हमारा चेंज हो चुका है डाटा। तो ये भी कथन हमारा सही है। इसके बाद मौद्रिक नीति केंद्र सरकार बनाती है। तो केंद्र सरकार मौद्रिक नीति नहीं बनाती है, केंद्र सरकार अपनी राजकोषीय नीति बनाती है। कौन सी नीति बनाती है? राजकोषीय नीति बनाती है। केंद्र सरकार कौन सी नीति बनाती है? राजकोषीय नीति बनाती है। मौद्रिक नीति हमेशा आरबीआई बनाती है, जैसे कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी या कमी होगी, या कोई सा नया नोट छपेगा या नहीं छपेगा। अगला क्वेश्चन, महंगाई नियंत्रण करने के लिए आरबीआई ओएमओ खरीदती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आरबीआई महंगाई नियंत्रण करने के लिए तरलता को सोखती है। तरलता यानी कि पैसा। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? ये वाला कथन गलत हो जाएगा। सीआरआर की न्यूनतम सीमा 0% है। तो बिल्कुल सही बात है, 0% है। 1991 में एसएलआर 40% पहुंच गया था क्या? तो जैसा कि मैंने आपको ग्राफ बताया था, तो 1991 में एसएलआर हमारा कितना पहुंचा था? 38.5%। तो यहाँ पर ये कथन हो जाएगा गलत। 2007 से पहले एसएलआर की न्यूनतम सीमा क्या 25% थी? तो ये कथन बिल्कुल हमारा हो जाएगा सही थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, आरबीआई लाभ के उद्देश्य से काम करती है। तो बिल्कुल गलत है, आरबीआई लाभ के उद्देश्य से कार्य नहीं करती है। आरबीआई तरलता सोखने आदि का कार्य करती है। यहाँ लाभ बराबर पैसा नहीं है बल्कि समय है। नोट छापने के सभी कारखाने के आरबीआई के अधीन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आरबीआई के अधीन 2 कारखाने हैं, और वो कौन कौन से हैं? मैसूर, कर्नाटक, सालवानी में। और बाद बाकी के 2 कारखाने केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, जिनमें देवास और आपका एक मैंने और आपको बताया था। इसके बाद तो ये हमारा कथन गलत हो जाएगा। आर आर सिर्फ पॉलिसी रेट है। तो जैसा कि मैंने आर आर को सब कुछ बता दिया था, प्रकृति रेट भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रेट भी है, और इसमें क्या लगा? सिर्फ पॉलिसी रेट है। तो ये हमारा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्रकृति और भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आरबीआई में 5 अधिकारी मेंबर होते हैं। तो ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसके आधिकारिक बोर्ड में 5 मेंबर होते हैं, और पूरे आरबीआई में बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? 21 सदस्य होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए कौन सा कदम सही है? तो सब्सिडी को बढ़ा देना चाहिए? नहीं। ओएमओ खरीद करनी चाहिए? नहीं। तरलता की लागत बढ़ा देना चाहिए? तो तरलता की लागत बढ़ा देनी चाहिए। टैक्स की दरों को कम कर देना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप नोट कीजिए, आगे के क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ। अब देखिए आगे के कुछ सवाल हैं जो इस तरीके के आपके सामने आएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संरचना में कौन शामिल होता है? तो जैसा कि मैंने आपको एक टेबल के माध्यम से बताया था कि एक चेयरमैन होता है और 4 आधिकारिक मेंबर होते हैं। तो इसमें कौन शामिल होता है? तो एक गवर्नर और 4 तुम्हारे और हो जाते हैं डिप्टी गवर्नर। तो क्या लिखेंगे? एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर। तो यानी कि 5 सदस्य होते हैं, जिसे हम आधिकारिक बोर्ड भी कहते हैं। आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल 3 साल होता है, और जरूरत पड़ने पर इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसको कम नहीं किया जा सकता है। और आरबीआई की बोर्ड संरचना के मेंबरों का जो कार्यकाल होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था, पहला क्वेश्चन था, तो इनके जो बोर्ड मेंबर होते हैं इनका कार्यकाल रहता है 5 वर्ष। तो दोनों ही क्वेश्चन आपको दिमाग में रखने हैं कि आरबीआई की जो बोर्ड संरचना होती है उसके मेंबरों का कार्यकाल रहता है 5 वर्ष, लेकिन आरबीआई के जो गवर्नर रहते हैं उनका कार्यकाल रहता है 3 साल। उनको कम नहीं किया जा सकता उनके कार्यकाल को, लेकिन बढ़ाया जा सकता है। आरबीआई के गवर्नर में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेनेगल रामा राव का रहा, जो 1949 से लेकर 1957 तक रहे। टोटल 8 वर्षों तक ये हमारे गवर्नर के भारतीय गवर्नर के रूप में इन्होंने कार्य किया। आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र पीएम कौन थे? मतलब आरबीआई के गवर्नर के रूप में जिन्होंने कार्य किया वह प्रधानमंत्री भी थे।
तो ऐसे प्रधानमंत्री थे हमारे मनमोहन सिंह, जिनके समय में जो 2 राजनेता थे उनका असैसिनेशन यानी कि हत्या की गई थी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। ये भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद भारत में मौद्रिक नीति की समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत में जो मौद्रिक नीति बनती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो सीधी सी बात है कि आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति बनाई जाती है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? आरबीआई के गवर्नर ही करेंगे। आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आरबीआई की स्थापना के लिए पहले हिल्टन यंग आयोग आया था और एक एक्ट आया था 1934 में। इसके बाद 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। इसके बाद आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर, पहले गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे, जो 1935 से लेकर 1937 तक रहे। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि भारत के आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो प्रथम भारतीय गवर्नर हमारे थे चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, यानी कि सीडी देशमुख, जो 1943 से लेकर 1949 तक ये हमारे भारतीय गवर्नर पहले थे रहे। इसके बाद वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो वर्ष 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई के कार्य क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नोट छापना और तुम्हारा मनी सर्कुलेशन, सभी बैंकों पर नियंत्रण करना, अंतिम ऋणदाता, सभी बैंकों का बैंक और फॉरेक्स कस्टोडियन, तो ये सभी आरबीआई के कार्य हैं। तो आपको ऑप्शन मिले, उससे बढ़िया मैंने आपको ये वाले एमसीक्यू बिना ऑप्शन के कराए, क्योंकि ऑप्शन में बताऊंगा फिर आप कंफ्यूज होंगे। तो मतलब क्वेश्चन की रूपरेखा आपको समझ में आ गई, किस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। इसके बाद आरबीआई के किस अधिनियम के तहत विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है? तो अधिनियम है 1999। कौन सा है? अधिनियम 1999 के तहत यह विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है। तो ये थे आरबीआई से संबंधित कुछ एमसीक्यू जिनको मैंने आपको बताया, और इन एमसीक्यू को आप अपने नोट्स में अच्छी तरीके से लिखिए, इसी तरह के प्रश्न आपके सामने आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अर्थव्यवस्था के या इकोनॉमिक्स के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।